हेलो एवरीवन। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज संडे है, बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आज का दिन बच्चों के लिए जो है एक एंजॉयमेंट का दिन होता है। बच्चे आज के दिन बिल्कुल फ्री होकर के क्या करते हैं, खेलते हैं। क्योंकि अगर सही से बोले तो बच्चों के लिए एक त्यौहार है, क्योंकि एक हफ्ते के बाद बच्चों को क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है। तो उसमें जो है बच्चे जी भर के अपनी क्या करते हैं, पूरे हफ्ते का क्या करते हैं, गेम में जो है खेलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम इस समय अनसॉल्व हल कर रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड है ना, जो है आपके पास सेट 2 है, उसका सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था और हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें आपको 3 खंड करने हैं। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है इसमें जितने भी खंड दिए होंगे मैं सारे खंड को क्या कराने वाला हूँ, यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला है इसमें द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर कितना, 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि मूल वास्तविक हैं, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास है। आपके पास इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे 2x² - 6x + 3 बराबर कितना है, 0 है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक है ना, और मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि आपको इसके लिए आपको पहले डी आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं हम डी निकालते हैं। क्योंकि डी बराबर होता है जिसे हम विविक्तकर बोलते हैं। ठीक है ना, तो डी आपको निकालना होता है, डी बराबर होता है b² माइनस क्या होता है 4ac। ये हम निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब अभी पता चल जाएगा अगर d की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 के बराबर आ जाती है। ठीक है ना, अगर d की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है, मतलब d जब आप निकाला और d की वैल्यू ये क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसका मतलब मूल उसके वास्तविक होंगे, समान होंगे। ठीक है ना, मूल वास्तविक होंगे क्या होंगे, समान होंगे, और मूल क्या होंगे आपके पास, परिमेय होंगे। ठीक है ना, सेकेंड कंडीशन है अगर d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आ गई, लेस देन 0 आ गई, मतलब क्या है कि d की वैल्यू जो है वो 0 से क्या आ गई, कम आ गई। मतलब जो d की वैल्यू है वो 0 से कम आ गई, और जब d की वैल्यू 0 से कम आ जाती है तो मूल उसके क्या हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब उसके कोई मूल नहीं होते, ऐसे आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, अगली बात, अगर d की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हुई, मतलब d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ जाती है। ठीक है ना, मतलब 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाता है। ठीक है ना, तब 0 से जब बड़ा आ जाता है d की वैल्यू, उस स्थिति में मूल उसके वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं, और क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, d की वैल्यू 0 हो गई तो मूल उसके वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है ना, अगली कंडीशन, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, लेस देन से मतलब क्या है, d की वैल्यू अगर 0 से कम आती है, यानी कि -1 -2 -3 ऐसे आ जाती है, तो इसके कोई मूल नहीं, मतलब काल्पनिक मूल इसके होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो इसका मतलब ये है कि d की वैल्यू जो है 0 से बड़ी आती है। इसका मतलब ये है कि मूल उसके वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे, और परिमेय होंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो आपके पास समीकरण है दी गई, हम एक काम करते हैं, दी गई समीकरण की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, इसकी हम तुलना कराते हैं। तो a के प्लेस पे क्या है बताइए, a के प्लेस पे कितना है, 2 है। b के प्लेस पे कितना है, b के प्लेस पे है -6, और बताइए c के प्लेस पे क्या है, c के प्लेस पे है 3। इतना आपको क्लियर है। अब हम d यहाँ पे निकालते हैं, d बराबर है b² - 4ac। डी बराबर बी कितना है,
-6 का स्क्वायर है और 4 गुणे ए है आपके पास 2 और आपके पास सी है कितना 3 है। तो डी बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी कितना आ गया आपके पास 8 6 कितना आ जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से 6 6 कितना हो जाएगा आपके पास 24 6 6 12, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी 12 यहाँ पे निकल करके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला, हमने अभी आपको बताया हुआ है कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आती है 0 आती है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है डी की वैल्यू क्या है 0 से क्या है बड़ी है, तो मूल इसके क्या है यहाँ डी इज ग्रेटर देन क्या है 0 है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूल क्या हैं वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न हैं। ये आपको क्लियर हो गया। भिन्न से मतलब क्या है, जो दोनों मूल निकल के आएंगे वो क्या होंगे अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। समान तभी होंगे जब डी की वैल्यू 0 आपके पास निकल के आती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो मूल इसके परिमेय होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे भिन्न होंगे आपके पास, ठीक है। और इसमें पूछा हुआ है तो यहाँ पे मूल क्या है वास्तविक है, तो मूल वास्तविक है, ठीक है। और जब मूल वास्तविक है तो उनको आपको ज्ञात भी करना है, तो उनको आपको मतलब वो मूल आपको क्या करने हैं ज्ञात भी करने हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए इसका जब हम गुणा इसके साथ कराते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो 2 नंबर आप ऐसे खोजो जिनका गुणा कितना हो 6 आए, जिनको आपस में गुणा करने पर कितना निकल के आए 6 निकल के आए, और उन दोनों नंबरों को जब आप जोड़ो तो कितना निकल के आए 6 निकल के आए। फिर से एक बार सुनिए, हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 नंबर आपके पास क्या है ऐसे हों जिनका गुणा करने पर कितना है 6 आए, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है। तो 2 नंबर आप ऐसे खोजो जिनका गुणा 6 हो और उन दोनों नंबर को जब आप जोड़ो तो आपके पास निकल के आए कितना 6। तो ऐसे आपके पास कोई 2 नंबर है, आप देखिए 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, लेकिन 3 और 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 तो है नहीं। और कोई आपके पास है इसमें, अगर हम 6 कन्नम 6 करते हैं, यानी कि 6 कन्नम 6 करते हैं तो 6 कन्नम 6 तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7 यहाँ पे निकल करके आता है, ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ पे हम इस तरीके से इसको नहीं हल कर सकते, तो हमारे पास एक तरीका है श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य से इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे इस तरीके का इस्तेमाल करना होगा, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो आपके पास जो x होता है वो माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे होता है आपके पास कितना 2a। तो x बराबर b कितना है, b है आपके पास माइनस का यहाँ पे 6 है, ये प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का निकल गया है आपके पास कितना 4ac। ये देखिए b स्क्वायर माइनस का 4ac हमने निकाला हुआ 12 है ना, ये आपके पास कितना है 12 है, बटे आपके पास 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। क्लियर हो रहा है आपको, ये आपके पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस माइनस। अब 12 को आप कैसे लिख सकते हो, देखिए 2 दूनी 4 त्याई कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। 2 दूनी 4 4 त्याई कितना हो जाएगा 12 बटे ये आपके पास कितना हो गया 4। तो x बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस एक, देखिए पेयर यहाँ पे बन रहा है तो एक बाहर आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना, बटे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, x बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6/4 प्लस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 2√3 बटा आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2 त्याई कितना हो जाएगा 6 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 या कन्नम 2 और 2 दूनी आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इस साइड इसको इरेज करता हूँ, आप समझिए यहाँ पे हमने यहाँ लिखा 6 प्लस माइनस 2, इसको हमने एक पेयर यहाँ पे बाहर कर लिया, ठीक है ना। 2 बाहर गया, अंडर रूट में कितना बचा 3 बचा, नीचे आपके पास कितना हो गया 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया आपके पास, ठीक है ना। अब ये 4 जो है हमने इसके नीचे भी लिख दिया है, प्लस माइनस हमने लिखा हुआ है और इसके भी नीचे हमने भी 4 लिख दिया है। तो 2 त्याई 6 होता है, 2 त्याई 6 और 2 दूनी कितना होता है 4 और 2 कन्नम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्या निकल के आता है यहाँ पे x बराबर है आपके पास यहाँ से 3/2 प्लस माइनस
यहाँ पे है √3 डिवाइडेड बाय कितना है आपके पास 2 है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मान निकल करके आता है आपके पास क्या, यानी कि x के आपके पास क्या होंगे 2 वैल्यू होंगी, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपके पास 3। एक बार अगर हम प्लस चिन्ह ले लेते हैं तो ये आपके पास निकल के आएगा, और अगर हम एक बार माइनस चिन्ह ले लेते हैं तो ये एक बार निकल करके आएगा, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है यहाँ पे 2 मूल हैं, और दोनों मूल आपके पास क्या होंगे यहाँ पे भिन्न होंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मैं इसको अभी रेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम इसमें खा लेते हैं, ठीक है। इसमें कहता है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है इसमें कहता है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और कितने हैं 45 अंश हैं। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये हाइट एंड डिस्टेंस के आपके पास क्वेश्चन है। इसको मैंने कई बार आपको बोला हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हो तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमसे बोला हुआ है एक बहुमंजिले भवन के शिखर से एक हम बहुमंजिला भवन बनाते हैं, और ये देखिए आपके पास हम एक सीधा मान लेते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुमंजिला भवन है आपके पास, ठीक है ना, आप मान लो, ठीक है ना। ये आपके पास एक बहुमंजिला क्या है भवन है। ये इसका क्या यहाँ पे टॉप है, शिखर है। शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर, तो हम कोई 10 मीटर ऊंचा एक स्तंभ बनाते हैं। तो ये देखिए आपके पास कोई 10 मीटर ऊंचा स्तंभ है यहाँ से, ठीक है ना। ये आपके पास यहाँ पे ये आपके पास क्या है, तल है, ठीक है ना, पृथ्वी ये मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या है, एक स्तंभ है, ठीक है। इसका स्तंभ है और बोला हुआ है, और इसकी ऊंचाई आपके पास दे रखी है 10 मीटर। इतना भी आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो 10 मीटर आपके पास ये बहुमंजिला आपके पास एक भवन है, और ये इसका क्या है, टॉप है, और यहाँ पर ये एक आपके पास क्या है, स्तंभ के शिखर। तो ये स्तंभ है आपके पास, और ये इसका क्या है, टॉप है, ये इसका क्या है, शिखर है। शिखर और तल के अवनमन कोण कितना है, 30 अंश और कितना है, 45 अंश है। तो सबसे पहले इसमें पूछा हुआ 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के, एक बार सही से समझिए आप, बहुमंजिले भवन के शिखर से, तो बहुमंजिले भवन के क्या है, शिखर से 10 मीटर ऊंचे, तो 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर, तो स्तंभ के शिखर और तल, यानी कि इसके पहले इसका जो कोण है ये, और उसके बाद में इसका तल का कोण आपके पास ये वाला होगा, ठीक है ना। आप समझिए यहां से ये जो बता रहा है ये वाला, इसको हमने एक क्षैतिज रेखा खींच देनी है। ये एंगल बता रहा है आपके पास
ये सही से समझिए आप, यानी कि इसको हमने ऐसे बढ़ा देना है, ठीक है ना। ये एंगल जो बता रहा है आपके पास सबसे पहले क्या है, 30 डिग्री है। इतना क्लियर है आपको। हमने एक सीधी रेखा इसे क्या कर दी, खींच दी बिल्कुल आप जो है समांतर, ठीक है ना, इसके समांतर हमने खींच दी, तभी तो हम यहाँ पे एंगल दिखा पाएंगे। तो ये जो है यहाँ से आप देखते हो, यहाँ से जब यहाँ से आप क्या है मतलब इस बहुमंजिले भवन के शिखर से जब आप इस स्तंभ के जो है शिखर को क्या करते हो, देखते हो, तो वही तो क्या है, यहाँ से क्या है इसका अवनमन मतलब नीचे अवनमन करते हो। तो यहाँ से जब आप इसको क्या करते हो, देखते हो, तो ये कोण बनाता है कितना, 30 का। तो जब ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा। अब बोलो सर क्यों, अब इसलिए 30 होगा क्योंकि एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि जेड की आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये इसे देखो आप, ये तो ये आपके पास 30 है, तो ये वाला भी आपके पास कितना होगा, 30 होगा। तो ये इसके क्या है, स्तंभ के शिखर का अवनमन कोण हमने क्या कर लिया, पता कर लिया, कहां से, भवन के शिखर से। भवन के शिखर से जो स्तंभ का शिखर है उसका अवनमन कोण हमने पता कर लिया यहाँ पे, ये चीज, ठीक है ना। और फिर कहता है तल, तो आपके पास तल ये है, इसको मिलाइए आप ऐसे करके, ये भी आप यहां से, आप देखिए सही से समझिए आप, ये वाला पूरा यहां से, ठीक है ना, यही तो क्षैतिज है, यहीं से आपको देखना पड़ेगा। ये पूरा जो है आपके पास ये एंगल, इतना आप यहां से आप ध्यान से समझिए, इतना एंगल केवल अगर हम बात करें इतने एंगल की, ये देखिए आप ऐसे करके ऐसे आइए, ये इतने एंगल की बात करेंगे तो ये वाला आपके पास 30 हो जाएगा। अब ये इसका क्या तल है, किसका, स्तंभ का। तो स्तंभ का तल का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण मतलब कहां है, शिखर से स्तंभ के तल का जो अवनमन कोण है, ये आपके पास दे रखा है, आपके पास कितना, 45। और 45 क्या है, 45 ये पूरा है, यहां से यहां तक, जो हमने ये वाला खींचा हुआ है इसका यहां से यहां तक है, और 30 आपके पास केवल यहां से यहां तक है। क्लियर बिल्कुल हो गया होगा आपको, ठीक है ना। तो आप देखिए जेड क्या करते हैं, यहां पे देखिए कैसे हम दिखा सकते हैं, ये देखो एक ऐसे चले आइए और ऐसे चले आइए आप, ठीक है ना। तो जेड क्या करते हैं आपके पास, ये देखो दिखाई दे रही है। तो ये अगर 45 है तो ये वाला 45 होगा या नहीं, बिल्कुल होगा सर, ठीक है ना, 45 होगा। ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। ध्यान से इसको आप समझिए, ठीक है ना। यहां से ये क्या है, भवन का शिखर है, भवन का शिखर सही तो बोला हुआ है, भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ, तो 10 मीटर ऊंचा क्या है, स्तंभ है। शिखर के शिखर का अवनमन कोण पहले कितना है, देखो इसका शिखर का अवनमन कोण हमने यहाँ पे देखे, शिखर का अवनमन कोण कितना, 30 है, तो ये 30 है, तो ये वाला 30 हो जाएगा। फिर इसके तल का जो अवनमन कोण है, कहां से, भवन के शिखर से, तो ये आपके पास कितना, 45 है। ये देखो यहां से यहां तक ये वाला 45, तो ये वाला 45, तो ये वाला 45। अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। अब चलिए, ये अगर 10 है तो ये वाला भी 10 ही होगा। अब बोलो सर ये क्यों, अरे स्वाभाविक है, ठीक है ना। ये देखो उसके पैरेलल ही तो है, ये 10 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका आपको क्या देना है, नाम देना है, ठीक है ना। चलिए मैं इसका नाम देना स्टार्ट करता हूँ। इसको नाम हमने दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया हमने सी, ये दे दिया हमने डी, ये नाम हमने दे दिया ई, और यहाँ पे हमने कुछ नाम दे दिया ई, इसका नाम हमने दे दिया एफ। क्लियर इतना। अब देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज। देखिए क्या लेते हैं हम, ये वाला त्रिभुज हम पहले लेते हैं। तो ये आपके पास 90 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम किसमें देखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई, ऐसे बोल दो ए डी ई में, ए डी ई में। इसमें देखिए, इसमें देखिए क्या है, ये आपके पास अगर हम 10 यहाँ पे लगाएं, देखिए ये आपके पास कितना है, 10 है, तो ये वाला आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर हम 10 लगाएं यहाँ पे, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर पता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो tan 30 बराबर लंब है आपके पास, ये वाली चीज़ लंब है, ये वाला चीज़ आपके पास क्या है, AD बटे आधार, आधार आपके पास क्या है, ED। इतना क्लियर है अभी आपको। tan 30 पे कितना होता है, 1/√3 बराबर AD बटे, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर हम आपके पास अगर हम AD निकालते हैं, AD क्या निकालते हैं हम, अगर AD निकालते हैं तो AD बराबर हो जाएगा आपके पास AD और बटे कितना हो जाएगा, √3। अब यहाँ पे नहीं समझ में आएगा कुछ बच्चों को, अरे आप इसका साथ इसका गुणा करवाइए तो कितना हो जाएगा, √3 AD हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, ED हो जाएगा।
समझिए आप, अंडर रूट यहाँ पे कितना है, अंडर रूट 3 और ये आपके पास क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। इसका हमने इसके साथ गुणा कराना है, बराबर आपके पास क्या है यहाँ से AD है। तो अगर आप AD निकालोगे तो क्या आ जाएगा, AD डिवाइडेड बाई 3 तो होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। तो हमने लिखा हुआ AD बराबर, हमने लिखा हुआ AD डिवाइडेड बाय कितना है, अंडर रूट 3 है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेते हैं, ये हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं ACD में, ACB है, समकोण त्रिभुज ACB में। तो इसमें अगर हम tan लगाएं, tan थीटा पता है हमें, लंब बटा कितना होता है, आधार होता है। यहाँ पे थीटा कितना है, 45 है, 45 लंब। तो लंब आपके पास ये वाली पूरी चीज़ है, क्या है, AC है, क्लियर। और आधार आपके पास क्या है, यहाँ पे BC है, आधार क्या है आपके पास यहाँ पे, क्या है, BC है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, tan 45, चलिए अभी लिखे रहता हूँ मैं, tan 45 अंश बराबर, AC को आप क्या लिख सकते हो, AC को लिख सकते हो आप, क्योंकि AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो AC में आप इतना और इतना दोनों को जोड़ दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, AD धन हम क्या लिख सकते हो आपके पास, AD धन आपके पास क्या हो जाएगा, DC, क्लियर है ना। AD धन क्या हो जाएगा, DC, और बटे आपके पास क्या है, BC। अब BC देखिए किसके बराबर है, BC ये इसके बराबर है तो ना, ये इसी के तो बराबर है, तो BC बराबर है किसके, ED के। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो BC है ये इसी के तो बराबर है, देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए tan 45 पे वैल्यू होती है आपके पास क्या, 1 होती है, ठीक है ना। और AD बराबर हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, AD बराबर है आपके पास AD बराबर क्या है, AD बटा कितना है, अंडर रूट कितना है, 3 है। तो AD के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्लस आपके पास DC के स्थान पे क्या है, DC आपके पास 10 है ही है, ठीक है ना। और बटे आपके पास कितना है, ED। तो ED को आप क्या लिख सकते हो, ED को हम ED ही अभी लिखे रहते हैं, ठीक है ना, ED इतना अभी आपको क्लियर है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, उसके बाद मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं ये थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 1 बराबर, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, AD प्लस इसको हमने इसके साथ गुणा करा देना है, तो 10 अंडर रूट 3 बटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 बटे हो जाएगा आपके पास E इंटू कितना हो जाएगा, ED हो जाएगा, ठीक है ना। ED और इसको हमने इसके साथ गुणा करा है, 10 रूट 3 हो गया, बटे कितना हो गया, रूट 3 हो गया, और नीचे आपके पास क्या है, ED है, ठीक है ना। मैं इसको इधर इरेज करता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 बराबर, अब देखिए ऊपर वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये अंश और हर में दी हुई है, तो इसको आपको अंश और हर में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ED प्लस आपके पास कितना है, 10 रूट 3 बटे है आपके पास कितना, रूट 3, इसको हम नीचे 1 मान करके पलट देंगे, तो 1 बाई कितना हो जाएगा आपके पास, ED हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। नीचे हमको 1 मानना है, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये देखो, ये अंश और हर में है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पूरी चीज़ मिला करके अंश और हर में, तो नीचे वाली भी चीज़ अंश और हर में होनी चाहिए, तो नीचे 1 मान करके इसको हमने क्या कर दिया है, पलट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा आपके पास ED प्लस 10 रूट 3 बटे अंडर रूट 3 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ED हो जाएगा। इसको हम इसके साथ गुणा करवा देते हैं, तो अंडर रूट 3 ED बराबर ED हो जाएगा, और प्लस आपके पास कितना हो गया, रूट 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़। तो अब देखें क्या हो जाता है, अंडर रूट 3 ED माइनस इस ED को हम इस साइड ले आते हैं, बराबर यहाँ से आपके पास कितना है, 10 रूट के आपके पास क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ED क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ED क्या कर लेते हैं, अगर हम ED कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा रूट 3 माइनस कितना है,
1 बचेगा बराबर यहाँ से आपके पास 10 रूट कितना है 3 है। तो अगर हम ED बराबर लिखें तो ED बराबर है 10 रूट 3 बटे रूट 3 माइनस 1। तो ये आपके पास निकल करके आता है ED, ठीक है ना। अब ED देखिए ये वाली चीज़ आपके पास निकल के आई है और यही वाली चीज़ किसके बराबर है, इसी के तो बराबर BC के बराबर है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा तो हुआ था, क्वेश्चन में क्या है, दो चीज़ें यहाँ पे हमसे पूछी हुई हैं, ठीक है ना। दो चीज़ कौन कौन सी, एक चीज़ पूछी हुई है आपके पास कि जो है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हम इसको क्या करेंगे बताएंगे। और यहाँ पे पूछा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी, तो ये आपके पास स्तंभ है और ये आपके पास क्या है भवन है, तो उसके बीच की जो दूरी है आपके पास ये चीज़ है, ठीक है ना। इतना क्या है मीटर है, क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है ना ये चीज़। तो इतने मीटर भवन के आपके पास क्या है, भवन की क्या है स्तंभ और भवन के बीच की दूरी आपके पास ये, ठीक है। तो ED को चलिए मैं इसको इसका इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ED यानी कि आपको यहाँ पे ये जो है यही दूरी है आपके पास, ठीक है ना। आप चाहो तो इसके बराबर लिख सकते हो, चलिए अभी मैं लिख देता हूँ ये दूरी आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास स्तंभ है, ये आपके पास क्या है भवन है, तो इसके बीच की दूरी आपके पास यही वाली तो है। और ये ED जो है इस BC के क्या है बराबर ही तो है, तो इसके बराबर हम लिख देता हूँ। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे। देखिए चूंकि लिख सकते हैं हम ED बराबर है किसके BC के, तो BC बराबर हो जाएगा कितना 10 रूट 3 बटे रूट 3 माइनस 1, ये हो जाएगा। आप इसका चाहो तो और थोड़ा सा इसका परिमीकरण आप क्या कर दो, करा सकते हो, ठीक है ना। तो हम अगर परिमीकरण कराएं तो रूट 3 + 1 ऊपर नीचे गुणा करवा सकते हैं हम, ठीक है। तो BC बराबर ये हो जाएगा आपके पास क्या 10 रूट 3 और रूट 3 प्लस आपके पास क्या है 1 हो जाएगा बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका जब आप इसके साथ गुणा करवाओगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणा, है ना, ये इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 10 रूट 3, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है आपको। तो BC बराबर हो जाएगा यहाँ से 30 प्लस आपके पास यहाँ से है 10 रूट आपके पास क्या है 3 है, और बटा कितना है आपके पास यहाँ से 2 है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास निकल करके आती है। अब इसको और थोड़ा सा चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस साइड इसको इरेज करता हूँ। आप चाहना तो यहीं पे ED की वैल्यू जो आपने निकाला हुआ है BC, ये इसकी वैल्यू यहीं पे इतनी ही आप लिख सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो आगे हम अभी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो भी आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। ये बीच की दूरी अभी आप और थोड़ा सा इसको बढ़ा करके एक्सपेंड करके इसको बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए BC बराबर ये 30 है, y कितना है 2 है, और ये आपके पास है 10 रूट 3, y कितना है 2 है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास BC बराबर आ जाएगा 15 + 5, और ये आपके पास कितना हो गया रूट 3 हो गया, ठीक है ना। तो BC बराबर यदि हम 5 यहाँ पे क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, तो आपके पास 3 और प्लस कितना आ जाएगा आपके पास रूट 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 हमने बाहर कर लिया, तो क्या चीज़ पता चला कि स्तंभ, ये जो BC निकल गया है ये क्या है स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी, स्तंभ तथा भवन के बीच की दूरी यानी कि BC बराबर है 5 और ये है 3 + अंडर रूट 3 मीटर, ये है आपके पास, ठीक है ना। ठीक है, तो 5 3 + अंडर रूट 3 ये निकल करके आता है आपके पास, ठीक है। और हमसे इसमें क्या पूछा हुआ है, हमसे ये भी पूछा हुआ है कि इसकी आपको क्या बतानी है, इसकी ऊंचाई भी आपको क्या करनी है बतानी है, मतलब 2 चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो एक चीज़ हमने निकाली हुई है, दूसरी चीज़ भी हम यहाँ पे अब निकालते हैं, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, लेकिन इजी है, ठीक है ना। आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हो। पूछा हुआ है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। तो देखिए भवन की ऊंचाई, ये आपको क्या करनी बतानी है। ये मतलब इसकी ऊंचाई आपको AC आपको क्या करना है, पता करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो AC पता करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको मालूम है और ये वाली चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे बता सकते हैं। अब देखिए BC हमने निकाल ही लिया हुआ है। देखिए 10 अगर हम 30 डिग्री लगाएं यानी कि इसमें, ठीक है ना, तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब है आपके पास AD और आधार है आपके पास ED। क्लियर। 10 30 पे 1/√3 होता है और ED किसके बराबर है, ED जो है वो बराबर है किसके, BC की। ED के स्थान पे आप BC लिख सकते हो। तो 1/√3 और ये AD है और BC हमने अभी निकाला हुआ है, वो कितना है आपके पास 5, 3 प्लस कितना है 3 प्लस √3, ये चीज़ आपके पास है, ठीक है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, अब हम इसको इसके साथ गुणा करवाते हैं। तो √3 AD बराबर 5, 3 प्लस √ कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम AD निकालें तो AD बराबर हो जाएगा आपके पास 5 3 प्लस √3 बटा कितना हो जाएगा आपके पास √3 हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या निकल के आती है आपके पास, AD निकल के आती है। ये AD निकल करके आपके पास आई कितना, यानी कि 5 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा आपके पास ये चीज़, ठीक है। चलिए अब हम क्या ऊंचाई बताते हैं। ऊंचाई तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, देखिए बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आपके पास ये वाली है AC। तो AC बराबर किसके है, AD के है और AD के साथ आपके पास क्या है DC है, ठीक है ना। तो AC AD अभी हमने निकाला हुआ है, ये देखिए 5 3 प्लस √3 हो जाएगा और प्लस ये आपके पास कितना 10 है DC, ठीक है ना। तो अब देखिए AC बराबर हो जाएगा आपके पास 5 3 प्लस √3 प्लस ये आपके पास 10√3 बाई कितना हो जाएगा √ कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं। AC बराबर हो जाएगा 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंदर हमने गुणा करवा दिया, ठीक है ना, और प्लस 10√3 बटे कितना है आपके पास √3 है नीचे, ठीक है ना। नीचे कितना है आपके पास √3 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ साथ मेरे आप लगाते चलिए, ठीक है ना। मैं इसको इरेज करता हूँ इस साइड। आपको क्या सुविधा हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और उसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो AC बराबर है आपके पास ये, अब ये 5√3 है 10√3 है, तो 10 और 5√3 आपके पास कितना हो जाएगा 10√3 5√3 कितना हो जाएगा 15√3 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे कितना आपके पास √3 है यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम AC बराबर है, ऊपर नीचे हम √3 से क्या करा देते हैं, गुणा करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना है बटे कितना हो जाएगा यहाँ से
√3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम अभी ऐसे लिखते हैं 15 + 15 √3 गुणे √3 बटे कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, AC बराबर यहाँ से यदि हम ये कॉमन कर लें, 15 कॉमन कर लें तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस आपके पास कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, गुणे यहाँ से आपके पास क्या है √3 है, बटा कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। इस साइड में इसको इरेज करता हूँ। यहाँ से आप देखिए AC बराबर हो जाएगा आपके पास 5 √3 है ना, ये 5 है, √3 बार बार हमने ऐसे ऐसे आपको लिख लिया, ठीक है ना। तो 5 √3 और आपके पास ब्रैकेट में है 1 प्लस अंडर रूट कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है, 1 प्लस √3 है। तो AC बराबर ये हमने बाहर वाला गुणा कर लिया, ठीक है ना। तो 5 √3 है और ब्रैकेट हमने 1 प्लस √3, तो इसको हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसको हम अंदर गुणा करवा देते हैं, और जब ये अंदर केवल हम चलिए 5 बाहर ही किए रहते हैं, केवल इसको अंदर गुणा करवाते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ से √3 हो जाएगा, और ये जब इसके साथ 2 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो AC बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 कितना हो जाएगा मीटर। तो क्या पता चला यहाँ से, हमने अभी निकाला हुआ था स्तंभ और भवन के बीच की दूरी। तो स्तंभ और भवन के बीच की दूरी क्या निकल के आई थी, वो आई थी 5 और ब्रैकेट में 3 प्लस √3 निकल के आई थी, वही तो निकल के आई थी आपके पास, यानी कि इसके बीच की दूरी। और अभी जब हमने हाइट निकाली इसकी, यानी कि ये जो आपके पास हाइट है, इसकी हाइट निकाली, तो इसकी हाइट भी आपके और निकल के, मतलब इसकी जो ऊंचाई है बहुमंजिले भवन की, वो भी आपके पास 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर निकल करके आती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, खा था, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, ठीक है ना, लेकिन अगर आप बनाओगे, ठीक है ना, एक बार प्रैक्टिस करोगे, एक बार अभ्यास इसका करोगे, ठीक है ना, तो मैं इस बात को चैलेंज करता हूँ, ठीक है ना, आप भी बना पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि नंबर यूँ ही नहीं मिलने वाले, ठीक है। आप सोचो को हम ऐसे ही नंबर मिलेंगे, आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तभी आप कुछ हासिल कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बगैर मेहनत का कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ठीक है ना। आपको हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा, कई मौके ऐसे भी आएंगे आपको जहाँ पर आपको अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपकी चीज़ है लेकिन फिर भी आपको उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जीवन क्या है, संघर्ष का नाम है, ठीक है ना। कहते भी हैं आप, हमारे सर हमेशा बोला करते हैं आपको, ठीक है ना, लाइफ इज़ अ बैटल फील्ड नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है ना। जीवन जो है गुलाबों का बिस्तर नहीं है, एक युद्ध का क्या है मैदान है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर खा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तब तक आपको इसका प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।